Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today is 8th of August and we will see the important news articles from the newspaper The Indian Express. So आज का हेडलाइन जो है, सबसे पहला हेडलाइन जो है बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हेडलाइन है। जितनी ही खुशी कल आपको बताने में हुआ था कि हमारे जो वेट लिफ्टिंग में है वो पहली महिला खिलाड़ी जाएंगी, एक रिकॉर्ड बनने वाला था, उतने ही दुःख के साथ आज ये हम आपको बता रहे हैं कि इनका वो जो है वेट में 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया और ये डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं ओलंपिक कमेटी के द्वारा। सो द विनेश फोगट डिस्क्वालीफाइड ओवर वेट आवर्स बिफोर हिस्टोरिकल फाइनल, है ना? ये एक हिस्टोरिकल फाइनल इवेंट होने वाला था। ये वर्ल्ड चैंपियन को हरा के फाइनल में गई थी। कम से कम हमारे पास सिल्वर तो आ ही जाता, लेकिन क्या हुआ कि इनका वेट ज़्यादा हो जाने के कारण 100 ग्राम बोला गया कि वेट जो है इनका ज़्यादा हुआ। हालाँकि इन्होंने अपना बाल भी कटवा लिया, कपड़े छोटे करवाएँ, बहुत कुछ उपाय किया गया, लेकिन अ, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अब फाइनल यही है कि शी इज़ डिस्क्वालीफाइड नाउ और ए 100 ग्राम बिलियन हर्ट्ज़, है ना? अब बाकी इंडिया अपील किया है सीएस को, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात किए हैं, जो आईओ के चीफ पीटी उषा हैं, कि एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए। बोला गया है कि इनका ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, हाउ नाइट लॉन्ग एंड डेस्परेट, ये बोला गया, मतलब कि इतना मेहनत करके कोई खिलाड़ी जाता है, बट कोई नहीं, शी इज़ अ फाइटर, है ना? ऑलवेज भी हमेशा ये फाइटर ही रहेंगी, है ना? इंस्पिरेशन होंगी। अब अगला जो है क्या कि बांग्लादेश में जो टर्माइल हुआ है, तो बांग्लादेश इन टर्माइल, इंडिया फ्लाइज होम इट्स नॉन एसेंशियल मिशन स्टाफ एंड देयर फैमिलीज। वहाँ जो भी आपको पता होगा कि वहाँ भी वहाँ जो हिंदूज़ हैं वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं, तो वहाँ वायलेंस होने लग गया है। तो वहाँ जो भी इंडियन नेशनल्स जो वहाँ रह रहे थे वो रिटर्न होना शुरू हो गए हैं, है ना? बाकी यही सब न्यूज़ है। बाकी हम अपने पीपीटी पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम अपने पीपीटी के थ्रू देखते हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक, एंड टुडे इज 8th ऑफ अगस्त एंड वी विल सी द इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। द पहला आर्टिकल जो है कि जो बांग्ला फोर्सेस स्क्रैम्बल टू रिस्टोर ऑर्डर, आर्मी सेज इंटरिम गवर्नमेंट टुडे। वहाँ आपको पता है कि बांग्लादेश में कू हो गया है, शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, वो इंडिया में आके एसाइलम एसाइलम वो यूके में लेना चाह रही हैं, अभी फिलहाल वो इंडिया में हैं। और बोला जा रहा है कि जो आर्मी का जो गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली है। और जो गवर्नमेंट में है जो कौन बनेंगे, बांग्लादेश के जो डिप्टी, वहाँ के बोला जा रहा है कि वहाँ के जो बैंक के जो भी हैं स्टाफ, जो बैंक डिप्टी गवर्नर हैं वो रिजाइन कर दिए हैं। और शेख नाइट बिफोर शेख हसीना फॉल, आर्मी चीफ डिसाइडेड अगेंस्ट फायरिंग एट प्रोटेस्टर्स। उसके बाद जो ये खलीदा थी, है ना, उन जो पहला एड्रेस की हैं, एक वीडियो जारी जारी की हैं और वो बोला गया कि लव और पीस है, कोई रिवेंज वगैरह नहीं है, और हम लोग अपना जो देश है, जो नेशन है, वो हम लव और पीस पे बनाएंगे। बांग्लादेश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनका पार्टी का नाम क्या है, बीएनएस, ठीक है? वो उसके जो चेयरपर्सन थे खलीदा जी, जो जेल में थी, जब वो छूटी तो वो बोली, क्या बोली, काउंट्री टू देयर स्ट्रगल्स टू मेक देयर पॉसिबल द इम्पॉसिबल एंड सेड इट इज़ नॉट द एंगर और रिवेंज बट लव एंड पीस विच विल रीबिल्ड द नेशन। ठीक है, उनके पार्टी का नाम है बांग्लादेशी नेशनल पार्टी। आपको क्या बताना है कि शेख हसीना जी जो थी वो किस पार्टी से थी, वो किस पार्टी से बिलोंग करती थी, उनके पार्टी का नाम क्या है, ठीक है? अब अगला पे चलते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, वो आर्ट से रिलेटेड है कि आर्ट वर्क फैशन फ्रॉम स्क्रैप एडोन सिटी, है ना? जो भी स्क्रैप है उससे जो आर्ट बनाया गया है वो, तो उसमें एक आर्ट बनाया गया है जिसका नाम है भूदेवी। सो भूदेवी जो का जो ये बनाया गया है, क्या नाम है, भूदेवी, BHOODEVI, भूदेवी। ये किनके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया गोपाल नाम जोशी के द्वारा, गोपाल नाम जोशी, नाम जोशी के द्वारा। और ये बोला गया है, ये कह रहे हैं क्या कि इनको ये इंटरप्रिटेशन किया गया कि ये मदर नेचर के बारे में बताया गया कि रिफ्लेक्ट कर रहा है किस चीज़ को, मदर नेचर को दिखाया जा रहा है। और ये कहाँ प्लेस किया गया है, ये प्लेस्ड किया गया है गेट नंबर 9 पे। कहाँ? भारत मंडपम। भारत मंडपम आपको पता है G20 का जहाँ पे हुआ था भारत मंडपम में, उसके गेट नंबर 9 पे ये जो रिप्लिका है, किस इसको बोला जा रहा है, भूदेवी। और भूदेवी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मदर नेचर को गेट नंबर 9 पे लगाया गया है। और बोला गया है कि ये किनके द्वारा बनाया गया, गोपाल नाम जोशी के द्वारा। ठीक है, इसमें और भी एक बनाया गया है, बोला गया है कि ये जो है एक क्या है कि ये फिगर है, एक वीमेन जो योगा कर रही हैं उसका फिगर बनाया गया है। तो वही बोले हैं कि गोपाल नाम जोशी हैज प्रेजेंटेड हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मदर नेचर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर अर्थ इन आर्ट इज एन ओल्ड कंसेप्ट। बोला गया कि जो मदर अर्थ को दिखाने का जो कॉन्सेप्ट था, वो बोला गया किनके हिसाब से, गोपाल नाम जोशी के हिसाब से, कि मदर नेचर जो है वो एक पुराना मदर अर्थ बोला जाता था। तो वो बोले कि इसको मॉडर्न टेक्निक से बनाने का कोशिश किए हैं और इसका नाम दिया गया है क्या, भूदेवी। और उसका मतलब हो रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि मदर नेचर को वो दिखा रहे हैं। और ये किस चीज़ का बना है, द पीसेस शोज दैट द
प्लेनेट इज नॉट जस्ट फॉर द ह्यूमंस, हमारा जो अर्थ प्लेनेट है इज नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन, ये किसके लिए है, सारा क्रिएचर के लिए, बट फॉर ऑल क्रिएचर्स इंक्लूडिंग स्पाइडर्स, बर्ड्स, ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये जो है क्या, वो एक टॉल मेटालिक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ ए वीमेन सराउंडेड बाई फ्लावर्स, लीव्स, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। वही दिखाया जा रहा है कि ये मदर नेचर है, मदर अर्थ बस नहीं है, मदर अर्थ के बारे में बोला जा रहा है कि एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो यही दिखा रहे हैं, वो है एक मदर नेचर का, जिसमें बोला जाए है कि अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, ये सारा क्रिएचर्स जो है सबके लिए बनाया गया है। और स्पाइडर वर्ड तो ये एक टॉल लेडी हैं, और जिसमें बताया जा रहा है कि फूल भी है, पत्ते हैं, स्पाइडर्स हैं, वर्ड्स हैं, सब के लिए हैं, है ना। ये स्क्रैप से बनाया गया है। उसी तरीके से फिर बोला जा रहा है कि इंडिया जो है, एक यहाँ पे करंट अफेयर का सवाल बना है कि इंडिया जो है इस बार क्या होस्ट किया है, 46 एडिशन ऑफ मीटिंग ऑफ द फर्स्ट टाइम, है ना, किस चीज़ का, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मिशन जो होता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग होता है, इंडिया पहली बार इसको होस्ट किया है। और वो कितने नंबर का था, दिस कमेटी मीटिंग वॉज 46th एडिशन, है ना, जिसको जुलाई 21 से लेकर जुलाई 31 तक इसको दिल्ली में होस्ट किया है। तो यहाँ से एक प्रीलिम्स का सवाल निकल रहा है, बाकी इसको एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। एक 34 ईयर ओल्ड जो है, दूसरी दीपिका गौतम है, दिल्ली की ही आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट बोल सकते हैं, नहीं आर्किटेक्ट बोलना गलत हो जाएगा, आर्टिस्ट बोल देंगे, है ना, जो मदर नेचर को डिफाइन करिए कि रीजनरेशन के बारे में बोल रही है, मदर नेचर को ये अपना इंटरप्रिटेशन दे रही है। बोला जा रहा है कि ये रीजनरेशन है, और जहाँ प्लेस किया गया है गेट नंबर 6 पे, भारत मंडपम का। और ये स्कल्पचर बनाई है किस चीज़ का, सी क्राफ्टेड ए स्कल्पचर रिसेंबलिंग ए फीमेल फिगर इन योगा पोज, है ना, एक फीमेल फिगर है जो योगा पोज में दिखाया गया है। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, द आइडिया दैट नेचर ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू रीजनरेट डिस्पाइट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ urban life, and the figure of mother earth has a two growing from its head that serves as a reminder of nature's resilience and a call to action for reforestation। ये उसका मतलब हो रहा है, बाकी इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। और भी आर्टिस्ट के बारे में दिया हुआ है, उसका व्यू, उनका व्यू क्या क्या है, ये सब है, ठीक है। हमारे लिए ध्यान क्या रखना है कि व्हाट इज भूदेवी, भूदेवी इज अ टॉल मेटालिक स्टैचू of a women surrounding of flowers, leaves, spiders and birds, and it is installed at gate number 9 of Bharat Mandapam and made by गोपाल नाम जोशी, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अगला जो है बोला जा रहा है लेसन फ्रॉम बायनार्ड। बायनार्ड से हमको क्या लेसन लेना है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो है राइटर वो क्या है, इकोलॉजिस्ट हैं और चेयरमैन ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल है ना, WGEEP। आपको पता है इसी को हम क्या बोलते हैं, गडगिल कमीशन भी बोलते हैं। आपको सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल के बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं। तो क्या है, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, राइट। इसको हम क्या और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गडगिल कमीशन, गडगिल कमीशन, है ना। गडगिल कमीशन क्यों बोला गया है कि इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट कमेटी के, उनका नाम था माधव गडगिल। तो माधव गडगिल के नाम पे ही बोला गया गडगिल कमीशन। आपको पता है जब भी जिनका चेयरमैन है उन्हीं के नाम पे कमीशन बना दिया जाता है। ये किसके लिए बनाया गया, ये बनाया गया था इन्वायरमेंटल रिसर्च कमीशन के लिए। इन्वायरमेंट में जो भी रिसर्च होगा उसके लिए बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो जो वेस्टर्न घाट में जो भी माइंस बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो हम ह्यूमंस एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसी के बारे में कि क्या कितना माइंस करना चाहिए, कितना कहाँ पे रोकथाम करना चाहिए, कहाँ पे काम रोक देना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, फ्लोरा फौना इकोलॉजी का जो डिस्टर्ब कर रहे थे उसके लिए, है ना। और ये जो बनाया गया था जो कमीशन, वो किसके अंदर बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आपको क्या बताना है कि हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, अभी जो बनाए गए हैं कौन बनाए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ये अपना रिपोर्ट सॉफ्ट की है कब, 31 अगस्त 2011 को, जिसमें यह कहती है कि इसमें 64% एरिया ऐसा है जो क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जोन है ना। मतलब ESAZ, आपको जहां भी ये टर्म मिले ना, ESAZ मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जोन। मतलब 64% एरिया ये बोला गया इनके द्वारा, माधव गडगिल या गडगिल कमीशन के द्वारा, नॉट माधव गडगिल कमीशन है तो उसमें 10 लोग और होंगे, 10-15 लोग, तो उनके द्वारा बताया कि 64% एरिया है जो है वनरेबल है ना। जो बोला गया कि बहुत ज़्यादा वनरेबल है, वो क्या है, सेंसिटिव जोन है, तो उतना में काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक कमीशन बना क्या, कस्तूरी रंगन कमीशन, ठीक है, कस्तूरी रंगन कमीशन, केसी कमीशन, जिसमें बोला गया क्या कि ये इनका कमीशन में बोला गया कि गवर्नमेंट का प्रेशर आया कि भाई हम यहाँ माइंस नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमी जो खराब हो जाएगा। तो ये क्या किया, रिसर्च करके और कमीशन करके बोले कि 37% जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, बस उतना ही क्या किस में आएगा, सेंसिटिव एरिया जोन में आएगा, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जोन में आएगा। तो बस ये ध्यान रखना है, according to Gadgil Commission 64% area are vulnerable to sensitive but according to Kasturi Rangan Commission 37% of area of Western Ghat is ecologically sensitive area zone, ठीक है। आपको एक बहुत ही आसान सवाल क्या बताना है कि आप लोग वेस्टर्न घाट तो सब जानते होंगे, आपको ये बताना है कि वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होकर कहाँ एंड करती है और उसमें कितना स्टेट्स आते हैं, है ना। नेम ऑफ स्टेट्स
और कितना स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड देयर नेम्स आपको बताना है कि वेस्टर्न घाट में कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। और आप लोग अगर ज़्यादा बढ़िया रिवीजन करना चाहते हैं तो वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक जो है कौन सा है, कहाँ पड़ता है, वो भी बताइएगा। लेकिन बेसिकली आप मोस्टली बस ये बताइएगा कि स्टेट कौन कौन सा और कितने स्टेट से क्रॉस करती है वेस्टर्न घाट और कौन कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो उसी में बारे में ये बताया गया है। ये बोल रहे हैं कि हम लोग ये वहाँ पे गए, ग्राउंड जीरो पे गए, कहाँ, वायनाड में। और उनके हिसाब से ये बोला गया कि वहाँ, क्योंकि रीज़न क्या रहा कि बोला गया कि 2 जो हिल था वो पूरा गिर गया और वहाँ सारा पानी आ गया, मड वड बहुत है, पूरा घर बैठ गया है, पूरा घर पे ऊपर मिट्टी आ गई है। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि सोल्यूशन बता रहे हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जाके फ्यूचर में ऐसा डिजास्टर ना आए। तो वो बोल रहे हैं कि वेस्टर्न घाट जियोलॉजिकल एक्सपर्ट कमीशन जो है टुक ऑन बोर्ड दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड पेंटेड ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द व्हाट हैपनिंग इन इंडिया। द थीम ऑफ आवर रिपोर्ट वाज दैट एनी नेशन इंक्लूडिंग इंडिया, कोई भी नेशन, उसमें भारत भी आता है, उसको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, 4 कैपिटल स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। व्यूड एज हार्बरिंग 4 कैपिटल स्टॉक्स, पहला नेचर, दूसरा सोशल, तीसरा ह्यूमन और चौथा हमारा क्या है, मैनमेड कैपिटल। अगर हम बात करेंगे नेचर में, नेचर स्टॉक क्या क्या है कैपिटल स्टॉक, तो उसमें आएगा वाटर, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिश प्रोडक्शन, ये सब आएगा नेचुरल में। अगर हम बात करें सोशल की, सोशल में क्या क्या आएगा, कोऑपरेटिव बिहेवियर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल स्टॉक की, उसमें क्या क्या आएगा, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयबिलिटी एटसेट्रा। और मैन्युफैक्चर, ये मैनमेड कैपिटल जो भी आपको पता है, तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया इज एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग ऑफ हाईली सब्सिडाइज मैनमेड कैपिटल एट सीरियस कॉस्ट टू नेचर, human and social capital, worsening economical and social education and health disparity, and thereby depressing overall social welfare as well as the ability to our industrial enterprises to compete internationally. This is leading to increasing frequency and intensity of human interventions such as mines and quarries, roads, building on hill slopes everywhere, इंक्लूडिंग द इकोलॉजिकल हाई सेंसिटिविटी रीजन। ये बता रहे हैं कि ये 4 जो हमारा जो ह्यूमन कैपिटल्स है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इंडिया जो है एक्सक्लूसिवली किस पे फोकस कर रहा है, बिल्डिंग अप हाईली सब्सिडाइज मैनमेड, कि हम सब्सिडी दे देंगे और वो सीरियस कॉस्ट पे, जो कि नेचर, ह्यूमंस और सोशल कैपिटल सबको वर्सनिंग, वो डैमेज करेगा। और हम लोग वर्सनिंग इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ डिस्पैरिटी, ये सबको डिप्रेस करके सोशल वेलफेयर एज वेल एज एबिलिटी टू हमारा जो है इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज को compete कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनली कि हम कंप्लीट करेंगे। मतलब आप अपने ही घर में कब्र बना रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना चाहिए, वही ये बता रहे। बाकी एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा कि बाकी क्या है। बाकी ये यहाँ तक तो लिखा हुआ है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको ये जानते ही होंगे। एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, वहाँ का ये जाके आंखों देखी हाल बताएं कि वहाँ वायनाड डिस्ट्रिक्ट में कैसे क्या हुआ और अभी क्या दिख रहा है। बाकी यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखा हुआ है वो आपको बता दीजिए। और मेन जो है आपको वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट जो कमेटी था, है ना, कमीशन है, उसके बारे में आपको बता ही दिए। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है कि छत्तीसगढ़ को नया टाइगर रिजर्व मिल गया है। अभी आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कितना टाइगर रिजर्व है। तो पहले से छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व था। पहला इंद्रावती, दूसरा उदंती सीता नदी, तीसरा अचना कमर, और जो चौथा है वो बन गया क्या, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और आपको ये पता है ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा हमारे देश का। अगर हम बात करें तो पहला कौन सा है, आंध्रा का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कंट्री का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और अब ये कितना कवर एरिया करता है, ये एरिया करता है 3296.31 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और दूसरा जो है हमारा सबसे बड़ा, वो कौन सा है, मानस टाइगर रिजर्व, वो कहाँ है, आसाम में है। ये सेकेंड लार्जेस्ट है और ये एरिया जो है कवर करता है 2837.1 स्क्वायर किलोमीटर। और हमारे यहाँ कितना है, ये आंध्रा का नागार्जुन श्रीशैलम और मानस को मिला के दोनों में कितना टाइगर्स है, 58 टाइगर है दोनों टाइगर रिजर्व को मिला के, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर आप सबको पता है कि 1973 में आया। आपको क्या बताना है कि अकॉर्डिंग टू न्यू टाइगर सेंसस के हिसाब से नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे देश में कितना है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है कौन से टाइगर रिजर्व में है, और कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइगर है, और कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं एनटीसीए के बारे में। एनटीसीए क्या है, एनटीसीए इज अ बॉडी जो क्या करती है, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में बात करती है। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ये कब बना, ये बना दिसंबर 2005 में, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और कब बना, कैसे बना, ये बनाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके, ठीक है। तो एनटीसीए आपको समझ में आ गया। आपको अब ये हम मैप पे दिखा दे रहे हैं कि कितना कहाँ कहाँ टाइगर रिजर्व है। अगर हम अपना पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, सबसे पहले बिहार की, तो बिहार में देखेंगे कि यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये हमारा जो स्टेट है उसका इकलौता टाइगर रिजर्व हमारा क्या है, वाल्मीकि, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि ये जो जो यहाँ पे बन रहा है तमोर पिंगला और घासीदास ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, वो किसको किसको कनेक्ट करेगी? बांधवगढ़ और पलामू को, है ना। एक कॉरिडोर बनेगा। आपको पता है झारखंड में भी एक टाइगर रिजर्व है पलामू, और जहाँ पे कोई भी एक भी टाइगर है ही नहीं, ठीक है। वहाँ जीरो टाइगर है। टाइगर का जो वहाँ जो पॉपुलेशन था वो जीरो हो चुका है। तो ये बांधवगढ़ एमपी में और झारखंड का जो पलामू है उसका एक कॉरिडोर का भी काम करेगा। और वहाँ देखिए, ये है अचना कमर, ये है उदंती सीता नदी और ये है इंद्रावती, ये तीन और ये चौथा इस बार यहाँ पे बनेगा। अगर हम बात करेंगे ये पहले बंगाल की, तो बंगाल में आपको देख रहे होंगे यहाँ सुंदरबन है जहाँ व्हाइट टाइगर्स भी मिलता है। और दूसरा क्या है? ये बक्सा है। बक्सा भी कहाँ पे आता है? बंगाल में ही आता है। तो यहाँ दो टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन और दूसरा बक्सा। मानस आपको बताएं कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और जो आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम बताएं आंध्रा में, वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्रा में, जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वो उसके बगल में ही तेलंगाना में देखेंगे तो अमराबाद और कबल, ये दोनों जो है कहाँ है? तेलंगाना में है। अगर उसके बाद हम देखेंगे सबसे ज़्यादा, तो कहाँ दिख रहा है आपको? ये एमपी में। एमपी में क्या है? सतपुरा है, वीरगना दुर्गावती है, पन्ना है। रानी की बात करेंगे, रानीपुर कहाँ है? रानीपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन जाएगा? रानीपुर, पीलीभीत, दुधवा। और राजाजी और कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद हम ये राजस्थान में देखेंगे तो सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा हिल्स, ये चारों कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो आपको एक बार ये मैप आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, ध्यान से रखिएगा। ऐसे ये मैप आपको कहाँ मिल जाएगा? आप एनटीसीए के जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारा वहाँ मिल जाएगा। आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में कितना टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको कमेंट करके बताइएगा। आप जाके एनटीसीए का एक बार वेबसाइट विजिट करिएगा, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार जो लिस्ट है वहाँ, वो लिस्ट भी देख लीजिएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा कितना टाइगर रिजर्व है और कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा है। उसके बाद आपको क्या करना है, मन करे तो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वाई विनेश फेल्ड वेट इन, है ना, कि विनेश जो थी वो कैसे फेल कर गई, उसी के बारे में टेक्निकल लिखा हुआ है कि क्या होता है वेट कट, है ना। रेसलर जो हैं वो वेट कट क्यों करते हैं, उनको ज़रूरत क्या पड़ जाता है, व्हाट इज़ वे इन, है ना, वाई डू रेसलर्स वे इन, कि वे इन होता क्या है और उनको क्या ज़रूरत होता है। वाई डिड विनेश नॉट मेक द वेट ऑन डे 2 एंड डिस्पाइट डूइंग सो ऑन डे 1, पहले दिन उनको वो compete कर गए लेकिन दूसरे दिन में उनका वजन कैसे बढ़ गया। हाउ डू रेसलर कट वेट, है ना, रेसलर्स जो हैं वो वेट कट कैसे करते हैं। वाई हैज विनेश ऑलवेज स्ट्रगल टू कट वेट फॉर 550 kg क्लास, और वाई डिड UWW जो है हमारा, वो क्या है, वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है वो क्या कहा विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पे। तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं वेट कट क्या होता है। आपको नाम से ही पता होगा कि वजन को कम करना। तो बोला गया कि कॉम्बट जो भी स्पोर्ट्स होता है, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, मिक्स्ड आर्ट, ये MMA है ना, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। कॉम्बट मतलब क्या होता है कि जब तक दो लोग हैं, है ना, वैसा गेम जिसमें दो लोग, अब जैसे शूटिंग है उसमें दो लोग नहीं खेलना होता है, एक ही लोग खेलेंगे, अपना जिसका अच्छा निशाना बना वो जीतेगा। लेकिन बॉक्सिंग की बात करेंगे, रेसलिंग की बात करेंगे, जूडो की बात करेंगे, मिक्स मार्शल आर्ट की बात करेंगे, इसमें क्या है, कॉम्बैट गेम है। जब दो लोग एक साथ खेलेंगे उसमें एक जीतेगा एक हारेगा, है ना। तो उसमें के बारे में बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू दियर वेट क्लास, है ना, कि उनमें वेट क्लास के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है। सिंस जो भी एथलीट होते हैं उनका सिमिलर वेट होना चाहिए और साइज होना चाहिए, 10 साइज आर लाइकली टू हैव सिमिलर फिजिकल एट्रीब्यूट, वे क्लास एंड मीट फॉर इंश्योर रिलेटिव लेवल प्लेइंग फील्ड के कारण उनको एक जो वेट क्लास होता है उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो 50 kg, 53 kg और 57 kg, इस तरह का 3 होता है, ठीक है। सो वेयर लार्जर एंड बल्कियर एथलीट डू नॉट इंड अप कंपीटिंग द स्मॉलर वन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 50 kg की हैं और एक 57 kg के हैं तो इनको क्या मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा और इसको हरा देगा, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। दूसरा क्या है, वेट इन क्या होता है कि अगर आपका वजन कम है तो वजन बढ़ाना पड़ेगा। वे इन का मतलब क्या होता है कि जब आप खेलने जा रहे हैं उसके पहले आपका वजन नाप ये किया जाएगा, अगर आप उसमें आ जाते हैं तो वही होता है वे इन। एथलीट्स हैव टू मेक देयर स्टिपुलेटेड वेट ड्यूरिंग द वे इन, है ना, वे इन के समय में आपको जो स्टिपुलेटेड वेट बताया गया उतना रहना चाहिए, विच टेक्स प्लेस बिफोर देयर कंपटीशन। डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड कंपटीशंस हैव स्लाइटली डिफरेंट रूल्स विथ रिगार्ड टू देयर वे इन्स। अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, UWW ओलंपिक्स की, तो वे इन का जो रूल होता है वो रेसलर्स आर वेट इन दियर सिग्नेट इन द मॉर्निंग ऑफ दियर कंपटीशन के सुबह में किया जाता है। उसका यही बोला था कि डे 1 में आधा घंटा का आपको समय दिया जाता है और डे जो फाइनल होता है उसमें 15 मिनट का समय दिया जाता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत वेट ऊपर नीचे है तो उसको ठीक करिए। उसका तो वही बोला गया कि क्यों नहीं हुआ, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा कि क्यों करते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा कि लास्ट मिनट पे क्यों करते हैं। आपको पता होगा कि पिछले ओलंपिक में जब वो जो बॉक्सर हैं जिन पे मूवी बना है, नाम भूल रहे हैं, उनका भी वजन बहुत बड़ा, तो वो लगातार 30 मिनट स्कीपिंग की और अपना वजन कम की थी। तो ये सब तो होता ही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इस बार डिस्क्वालीफाई ही कर दिया गया और ये बहुत बड़ा स्टेप हो गया। आप समझ रहे हैं कि इनका माइंड स्टेट कैसा होगा, जब हम लोग को तकलीफ लग रहा है तो जो जिन पे बीता है उनका तो बात ही अलग है। अब अगला जो है हमारा
एक्सप्लेन जो है साइंस में, एक्चुअली साइंस या कहें या ज्योग्राफी कहें, दोनों में होगा। यह बात किया जा रहा है किस चीज़ का? पायरोक्यूमुलस क्लाउड का। पायरोक्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो कब बनता है और क्यों बनता है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें पायरोक्यूमुलस क्लाउड की, तो ये कब बोलता है? जब वाइल्ड फायर्स, स्प्लिट स्टॉर्म्स और लाइटनिंग होता है तब बनता है। आपको जब हम एक ये फोटो दिखा रहे हैं इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब आग लगता है तो क्या होता है? एयर स्टक हो जाता है और उसके कारण लाइटनिंग और बहुत बारिश होती है। तो ये क्यों हो रहा है? ये बोला गया कि यूएस और कनाडा में जो है वहाँ बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर हो गया है, आग लग गया वहाँ के जंगलों में, जिसके कारण क्या बन जा रहा है? पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। आपको पता होना चाहिए, आप ज्योग्राफी में सब कोई पढ़े होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में, कि क्लाउड कितने तरह का होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्लाउड का, तो क्लाउड क्या होता है? तो क्लाउड किसको बोलते हैं? ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, है ना। एक कंडेंसेशन का एक फॉर्म है, जो पानी ऊपर जाता है बाष्पित होके, है ना, इवेपोरेशन होके, और वही जब वो कंडेंस होता है तो क्या बनता है? क्लाउड का फॉर्म लेता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि क्लाउड इज ए मास ऑफ फ्लोटिंग वाटर, और जो कि किस में होता है? ड्रॉपलेट में या आइस क्रिस्टल्स में होता है। ठीक है, तो तीन तरह का मेनली जो होता है वो क्लाउड होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ हाइट की, तीन हाइट के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो जो लोअर क्लाउड बोलते हैं इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटस बोलते हैं, है ना। मिडिल क्लाउड को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टो बोलते हैं। और हाई क्लाउड को हम क्या बोलते हैं? सर्रेस बोलते हैं। अब ये तीनों में तीन तीन तरह का क्लाउड बनता है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटस की, तो 0 से 2 किलोमीटर के बीच में, है ना, 0 से 2 किलोमीटर के बीच में जो क्लाउड बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटस। और स्ट्रेटस में तीन तरह का क्लाउड बनेगा, क्या क्या? स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलो स्ट्रेटस। स्ट्रेटस में क्या क्या बनेगा? स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलस। ठीक है, अगर हम निम्बोस्ट्रेटस की बात करेंगे तो वो क्या होता है? रेन फॉर्म करता है। निम्बोस्ट्रेटस जो होता है ये क्या होता है? रेन फॉर्म करता है। ठीक है, ये दो किलोमीटर तक जो बना हुआ स्ट्रेटस हो गया। अगर आप 2 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे और 6 किलोमीटर तक जाएंगे, ठीक है, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टो। जहां भी आपको ऑल्टो मिलेगा, मतलब हम किसके बात करें? जो क्लाउड है वो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच का है। इसमें भी दो तरह का क्लाउड बनता है, एक बनता है ऑटो क्यूमुलस, दूसरा बनता है ऑल्टो स्ट्रेटस। और हम जब सिर्रस की बात करेंगे तो हाई क्लाउड्स की बात होगी, मतलब एवं मोर देन 6 किलोमीटर के ऊपर जो क्लाउड बन रही है, और कहाँ तक? 13 किलोमीटर तक, तो वो क्या बनता है? हम उसको बोलते हैं सिर्रस। ठीक है, सिर्रस आपको दिखेगा कि ये कॉटन जैसा दिखेगा आपको, है ना। ये देखिए, तो इसमें क्या बोलता है? सिर्रस बनेगा, उसके बाद सिर्रोक्यूमुलस बनेगा और सिर्रोस्ट्रेटस बनेगा। ठीक है, उसके बाद दो तरह का क्लाउड आउट होता है, एक होता है निम्बोस्ट्रेटस और दूसरा होता है क्यूमुलोनिम्बस। जो क्यूमुलोनिम्बस होता है वो जो बहुत ज़्यादा आपको देखो, जब पूरा अंधेरा होके एक इस तरह का जो बनता है, जिस पे आप पॉलिश करवाते हैं ना, अनविल शेप का बनेगा। ठीक है, आप इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, वो बच्चन वाला मूवी नहीं है जिसमें मैं आज भी फेंके हुए पैसा नहीं लेता, तो वो जो पैर पे वो करवा रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? एनविल, है ना, जिस पे पाँव रख के हम लोग जूते का पॉलिश करवाते हैं। ठीक है, तो एनविल शेप का जब वो क्लाउड बनता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। लेकिन हम यहाँ पे बात किस चीज़ का कर रहे हैं? पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। मतलब क्या कि जो पैरालिसिस से बनता है, आपको पता होगा पैरालिसिस जो फिर ना, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है उसको जब जलाते हैं, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पैरालिसिस। तो वहीं से ये टर्म आया पायरो। पायरो के बाद क्या है? क्यूमुलोनिम्बस। आपको देखिए ये जो शेप बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है? वही एनविल शेप का बन रहा है। यहाँ पे पाँव रख के आप जो करवाते हैं तो एनविल शेप बन रहा है, बट क्यों? बिकॉज ऑफ पायरो, मतलब जल ये आग के कारण, है ना। तो वही बोला गया है यूएस और कनाडा में जो आग लगा हुआ वाइल्ड फायर हो गया है, उसके कारण पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है, जिसके पास क्या होता है? पोटेंशियल टू स्पीट आउट थंडर एंड स्पार्क मोर फायर्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द दीज क्लाउड से बिफोर ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया अभी रिसेंट ईयर में। बोला गया 2023 के पहले 102 पायरोक्यूमुलोनिम्बस वेयर रिकॉर्डेड ग्लोबली इन ए सिंगल ईयर और एवरेज, है ना। आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, ये सब क्लाउड कैसे फॉर्म होता है आपको बता दिए कि नॉट एवरी, ये बारिश होगा, ये आग लगेगा, आग लगने के बाद एयर स्टक हो जाता है, स्मोक फ्यूम जो है वो राइज हो जाता है और ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है? जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होता है और क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड बनने के बाद क्या होता है? लाइटनिंग होता है, तड़क झंझावट होती है और डाउनबर्स्ट होता है, बारिश होता है। ठीक है, तो जब बहुत तड़क झंझावट हो और बारिश हो तो उस तरह का जो क्लाउड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये देखिए, ये जो है क्यूमुलोनिम्बस बना रहा है, ये वर्टिकली डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और निम्बो स्टेटस जो होता है वो भी बारिश करवाती है। आपको बता दिए क्या होता है स्टेटस, जो 0 से 2 किलोमीटर के बीच में हुआ, 2 से 6 किलोमीटर में ऑल्टो, और 6 से 13 के बीच में जो हो गया सर्रस। आप जब कभी कभी आसमान में देखते होंगे तो इस तरह का जो दिखेगा ना आपको, हम आपको इरेज करके दिखा रहे हैं, जब आप हल्का हल्का एकदम आसमान साफ रहेगा, हल्का हल्का दिखेगा, तो वो क्या है? सर्रस क्लाउड है।
मतलब वो बहुत ऊपर में है ना, 6 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के बीच का है, और उससे बारिश वारिश नहीं होगा। बारिश किससे होता है? जो लोअर एटमॉस्फेयर में रहेगा, 0 से 2 किलोमीटर के बीच में होगा, वो सबसे ज़्यादा बारिश करवाएगा। और सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो क्यूमुलोनिम्बस सबसे ज़्यादा बारिश करवाती है। ठीक है, ये काला बादल, थोड़ी झंझावट है ना, हवा नहीं चलेंगी और बहुत बारिश होगा। तो वो कौन सा क्राउड होता है? क्यूमुलोनिम्बस। इसलिए जब भी आप आसमान देखिए, बादल आए तो गाना नहीं गाइएगा कभी जो बादल बरसे। आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा स्ट्रेटस है, कौन सा ऑल्टो है, कौन सा सिर्रस है, कौन सा क्यूमुलोनिम्बस है, कौन सा निम्बो स्टेटस है, और कौन सा पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बन रहा है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। राइट, अब चलते हैं आगे। प्लेसेस इन न्यूज में हम आज देखेंगे बिम्स्टेक के मेंबर्स को, और वो कौन कौन सा मेंबर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बिम्स्टेक की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अगर हम इसके मेंबर कंट्री की बात करेंगे तो ये किस किस चीज़ का समन्वय बन रहा है? ये हमारा इंडिया जो है, साउथ ऑफ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों को मिला के जो है वही बना रहा है क्या? बिम्स्टेक। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि कौन कौन सा एरिया है, तब आप अपने हिसाब से ही कंट्री निकाल लेंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है? साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया दोनों मिला के क्या बना रहा है? बिम्स्टेक बना रहा है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, या ये भी एक ध्यान रखने का तरीका है कि बे ऑफ बंगाल से जो भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे ध्यान रखना नहीं है क्योंकि नेपाल और भूटान नहीं है, जो कि क्या है? लैंडलॉक है, लेकिन वो भी मेंबर है बिम्स्टेक का। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का जो ग्रुप बनता है उसी को हम बिम्स्टेक बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसके मेंबर की बात करेंगे तो कौन कौन सा है? बांग्लादेश, जहां भी बहुत टर्मोइल चल रहा है, उसका बाद भूटान, ठीक है, उसका बाद इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगर हम इसके सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो क्या है? ढाका में। तो आपको समझ में अब आ रहा होगा कि क्यों ये लिखा गया है, स्लो पेस अवरी बिम्स्टेक मेंबर्स नीड टू फाइंड न्यू पाथवे फॉर FTA। व्हाट इज FTA? FTA क्या होता है? FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? कि वैसा एग्रीमेंट जो इंटरनेशनल लॉ फॉर्म करती है। किस लिए? ये फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन कोऑपरेटिंग स्टेट, जो भी कोऑपरेटिंग, जैसे हम दो लोग मिल गए और हम बोले क्या कि अगर हम तुमको घर छोड़ेंगे तो तुमसे पैसा नहीं लेंगे, तुम हमको घर छोड़ना तो हमसे पैसा मत लेना। तो ये क्या है? तो दो तरह का होता है, एक होता है क्या? बाईलैटरल, और दूसरा क्या होता है? मल्टीलैटरल। तो बाईलैटरल आपको नाम से ही पता चलो, जब दो लोग के बीच में जो पैक्ट बना है, दो कंट्रीज के बीच में जो पैक्ट बना है, वो क्या होगा? बाईलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और मल्टीलैटरल की बात करेंगे कब? जब दो या दो से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। जैसे इस चीज़ में अगर इसमें बात करें तो वो किस किस चीज़ की बात करती है? हम लोग ट्रेड फैसिलिटेशन की बात करती हैं, जिसमें रूल किस चीज़ का बना जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट ये प्रोक्यूरमेंट का, टेक्निकल स्टैंडर्ड का, सैनिटरी का, है ना, साइटोसैनिटरी इशू का, कि हम लोग एक दूसरे को भेजेंगे तो कोई टैक्स नहीं लेंगे, कुछ खर्चा नहीं लेंगे, या जिस तरीके का पैक्ट बना, जिस तरीके का अग्रीमेंट बना उस पर। तो अब आपको समझ में आओगे कि क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो बिम्स्टेक का जो है कैपिटल है, ये सेक्रेटेरिएट है, या कह लें हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? ढाका। और ढाका क्या है? अभी अनस्टेबल है। बांग्लादेश अभी अनस्टेबल है, वहाँ कू हो गया है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हम लोग को नया पाथवे ढूंढना पड़ेगा। इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा कंट्री का है। ये हमारा इंडिया है, और ये जो एरिया है पूरा बिम्स्टेक का एरिया आता है। अब हम इसको जूम इन करके देख लेते हैं कौन कौन सा कंट्री। ये हमारा इंडिया है, इंडिया का नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये एरिया हो गया। उसका म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है, इतना ही याद रखना है। दीज आर द कंट्री ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि भूटान का कैपिटल कहाँ है। ठीक है, भूटान का कैपिटल कहाँ है? भूटान का कैपिटल के बारे में बताइएगा, और वहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है या मोनार्की है, क्या है ये भी बताइएगा। और वहाँ के जो हेड कौन है, हेड ऑफ स्टेट, वो कौन है वो बताइएगा। ठीक है, आपको अपने पड़ोसी के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर कल से। जो भी बताया गया है उसको ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। टाइगर वाला जो भी पूछा गया उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। टाइगर रिजर्व हो, चाहे NTCA हो, या टाइगर प्रोजेक्ट हो, या कितना टाइगर रिजर्व है, सब कुछ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर मन करे तो कमेंट करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से कल। बाय।